चैप्टर का नाम बताओ। मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्टरेशन। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होता है, पहले मीनिंग पढ़ेंगे। फिर इसका मीनिंग समझने के बाद हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, इसके ऑल्टरेशन। व्हाट डू मीन बाय ऑल्टरेशन? चेंजेस। हम मेमोरेंडम को और आर्टिकल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में बस यही पढ़ने वाले, पहले मीनिंग, फिर उसे कैसे चेंज किया जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सीधे से पहले उन्हें सिंपल सिंपल बातें बताई। सबसे पहले मेमोरेंडम को फोकस किया। तो चलो मेमोरेंडम समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय मेमोरेंडम? चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। कोई मुझे चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग बता पाएगा? चार्टर्ड, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला स्पेशल, वो वाला क्या? डॉक्यूमेंट को चार्टर्ड बोलते हैं जब, तो वो हो जाता है रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट। वापस, अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे? चार्टर्ड, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर रहा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट की, जो भी चीज जिस फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, चलिए जब भी कंपनी का आप क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन, तो बिना मेमोरेंडम के आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो एक्चुअली में मेमोरेंडम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो रजिस्टर ऑफ द कंपनी सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास। फुल फॉर्म क्या आरओसी का? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये एक तरीके का क्या होता है? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। क्यों इसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बोला? क्योंकि इसके बिना तो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारा एमओ। इन्होंने कहा चलिए मीनिंग समझते हैं। एग्जाम में आ जाएगा मेमोरेंडम, पता सब कुछ है, लेकिन लिखने में कंटेंट कम होता है। ठीक है, तो कंटेंट इकट्ठा करो। मॉड्यूल आपको कंटेंट देती है। मेमोरेंडम आप समझते हो, डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ बातें होती है, लेकिन क्या पॉइंट्स हम लिखेंगे कि पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाए? तो सबसे पहला पॉइंट वाइज, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? पर्पस। मेमोरेंडम में लिखा रहता है ना कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, यस और नो। चलिए, इट्स डिफाइन एज वेल एज क्या करता है? कन्फाइन। कन्फाइन मतलब लिमिट करना, है ना? क्या करना? लिमिट करना, दायरा तय करना। किसका? पावर ऑफ द कंपनी। हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन पढ़ा था। व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? बियॉन्ड द पावर। तो भाई हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम का भी पढ़ा था कि मेमोरेंडम में पावर लिखी है, जितना काम बोल रखा है वही काम कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर नहीं लिखा और करना चाहते हो तो फिर उसे क्या करोगे? ऑल्टर, जो इस चैप्टर में हम प्रोसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए आ जाए। डिफाइन करता है एज वेल एज कन्फाइन करता है कंपनी की पावर। अगर आप बियॉन्ड दी पावर जाते हो तो इसे हम मानेंगे अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड दी पावर, और साथ ही साथ वो क्या हो जाएगा? वॉइड। आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया, आपने जो भी काम किया है, वो काम क्योंकि बियॉन्ड दी पावर है इसलिए उसे हम वॉइड बोलते हैं। कंटेंट मिला बच्चा? मेमोरेंडम क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? पर्पस। ये डिफाइन भी करता है और साथ साथ में कन्फाइन भी करता है। क्या? पावर। उस पावर को अगर आप क्रॉस करते हो तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम हो जाएगा, जो कि कंपनी के उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वॉइड। क्लैरिटी है? चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्या बनाना है? मेमोरेंडम। बीइंग अ सीएस, अगर आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मेमोरेंडम बनाना है, एमओए बनाना है। ठीक है, तो कैसे क्या बनाया जाता है डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मीनिंग समझ में आया। सेक्शन 3 बोलता है कंपनी बनानी है, तो मेमोरेंडम से ही डिसाइड होता है। पहले आप अपने क्लाइंट से पूछोगे प्राइवेट बनानी है कि पब्लिक बनानी है कि ओपीसी बनानी है। ठीक है, अब सेक्शन 3 बोलता है कंपनी जब आप बनाते हो तो 3 टाइप, वैसे तो टाइप 2 ही है, पब्लिक और प्राइवेट। ये ओपीसी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। अब मुझे ये बताओ पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने? ओपीसी में कितने? 1, और मैक्सिमम भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बस यही बातें बोल रखी है। एक्चुअली में जब आप मेमोरेंडम बनाओगे, अगर आपने प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम बनाए तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 2। तो जब सबसे पहले मेमोरेंडम बनता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनता है, तो उस टाइम पर जो भी मेंबर्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है सब्सक्राइबर। उनको नाम दिया जाता है सब्सक्राइबर। एक्चुअली में जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका नाम लिखा जाता है मेमोरेंडम में। टोटल कितने क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम में? 6 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉजेस होते हैं? 6। ठीक है, सबसे पहले आता है नेम, फिर आता है ऑब्जेक्ट, सॉरी नेम के बाद सिचुएशन आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आता, एड्रेस। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशन बोलते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गई। वापस, सबसे पहले क्या होता है? नेम क्लॉज, उसके बाद क्या आता है? सिचुएशन क्लॉज, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर क्या आती है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बाद आता है कैपिटल, कैपिटल के बाद आता है
सब्सक्रिप्शन। जो ये सबसे लास्ट वाला होता है सब्सक्रिप्शन, उसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर का नाम होता है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो 7 सब्सक्राइबर के नाम होंगे और उनके साइन होंगे, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी है तो 2, ऐसे ही ओपीसी है तो 1। क्लियर है? चलिए, तो उन्हें हम सब्सक्राइबर बोलते हैं, ये याद रहेगा। आइए डिटेल में जाते हैं। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है कुछ नहीं, बेसिक बातें बता रहा है मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम क्या होता है? एक तरीके से चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, दैट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, बट ऑल्सो डिटरमाइन द स्कोप। साथ में एक्चुअल में पॉजिटिव चीज भी बता रहे हो, नेगेटिव भी। पॉजिटिवली क्या बता रहे हैं कि ये आप काम कर सकते हो, नेगेटिव क्या बता रहे हो, जो काम लिखा नहीं है वो काम आप नहीं कर सकते। ऑल्सो डिटरमाइन स्कोप ऑफ द ऑपरेशन बियॉन्ड द एक्शन विच कैन नॉट गो, मतलब उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, बियॉन्ड द पावर आप काम नहीं कर सकते। क्लैरिटी है? सेक्शन 3 क्या बताता है, किस टाइप की कंपनी है, उस हिसाब से आपके सब्सक्राइबर डिसाइड होते हैं। सेक्शन 4 क्या बताता है, मेमोरेंडम, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। कुछ सुना केस दिख रहा है? एशबुरी, बताओ क्या केस था इसका? ऑब्जेक्ट क्लॉज, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। क्या था? वेरी गुड। एक कंपनी थी, रेलवे की एक कंपनी थी, रेलवे ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसको दिया बच्चा? एशबुरी रेलवे कंपनी एक थी, ठीक है, रिची को दिया था, ठीक है। इस रिची का केस क्या था? इसने कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें लिखी थी और एक लिखा था जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा था। अब हुआ क्या था, उसने फाइनेंस करने का, रेलवे लाइन फाइनेंस करने का काम ले लिया था। एशबुरी रेलवे कंपनी ने बोल दिया रिजेक्ट कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर नहीं है, जबकि रिची ने क्या बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा वर्ड है उसमें तो ये इंसर्ट हो जाएगा जो आपके केस में लिखा है, ठीक है, तो प्लीज क्या करो, अपने कंपनी के शेयरहोल्डर है उनसे रेजोल्यूशन पास कराओ और हमें लिमिट ऑल्टर कर दो। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि मेमोरेंडम को क्या आप ऑल्टर कर सकते हो? अल्ट्रा वायरस ये कह रहे हैं कि भैया आप पहले चेंज करो बाद में काम करो, लेकिन पहले आप काम करके आप किसी से ऐसे ही नहीं बाद में रेजोल्यूशन पास करवा के चेक करवा सकते। ये पूरा केस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर इस केस का एग्जाम्पल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, वापस से उसी कॉन्सेप्ट में आएंगे। अल्ट्रा वायरस, जो आपने अल्ट्रा वायरस जो पढ़ा है मेमोरेंडम का, अल्ट्रा वायरस में अगर आपको मालूम होगा अल्ट्रा वायरस का एक डॉक्ट्रिन था, उसके अलावा और भी डॉक्ट्रिन थे, टोटल 4-5 डॉक्ट्रिन थे। पहला अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन था, फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट और ऑल्टर ईगो और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट में, ये 5 हमने डॉक्ट्रिन पढ़े। अब मैं एक डॉक्ट्रिन की बात करूं, वो डॉक्ट्रिन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, वेरी गुड डॉक्टर, वेरी 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 गुड। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस साफ साफ ये बोलता है कि भाई जो भी बंदा कंपनी से आकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्लीज कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम। हम ये मान के चल रहे कि आप वो पढ़कर आए और बस पढ़कर नहीं आए, उसे समझ कर भी आए, कि आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको मालूम है कि इनके पास ये पावर है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तब आप कॉन्ट्रैक्ट करो। कल को कुछ भी लोचा होता है तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको सपोर्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को। तो चलिए, मेमोरेंडम एक तरीके से क्या बोलता है? शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ऑल दोज हु हैव बिजनेस टर्म, वो सारे लोग जो भी कंपनी से आकर बिजनेस करना चाहते, विद द कंपनी टू नो व्हाट इज इट्स पावर, उन्हें पता है कि कंपनी की क्या पावर है क्योंकि हमारे मेमोरेंडम में लिखी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ इट्स एक्टिविटी, क्या क्या रेंज है, क्या क्या वो काम कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही नोन है, हम ये अज्यूम कर कर चलते। एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि अगर कोई भी गुड सप्लायर है तो सप्लायर ने क्या कर रखा है? मेमोरेंडम रीड करके रखा है। विल नो वेदर द ट्रांजैक्शन ही इंटेंड टू मेक द कंपनी के साथ जो वो बिजनेस करने आ रहा है, सप्लाई करने का काम करने आ रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने मेमोरेंडम रीड किया है और उसके हिसाब से कंपनी के पास ये पावर है। कल को कुछ भी झोल होता है और पता चलता है मेमोरेंडम में पावर नहीं थी, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सप्लायर की। तो एग्जाम्पल देकर उसने बताया है। क्लैरिटी है? चलिए क्वेश्चन रीड करो और बताओ। सारी कंपनी को मेमोरेंडम की जरूरत होती है? हाँ, बिना मेमोरेंडम के तो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, तो आंसर इज यस, इट इज मैंडेटरी। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? फॉर्म। होता क्या है, पहले एकदम पुरानी बात बता रही हूँ, मेमोरेंडम पहले आपको खुद से बनाना पड़ता था, लेकिन अब बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, एमसीए की वेबसाइट मैंने आपको बताई है, उसमें बने बनाए मेमोरेंडम ही होते हैं। ठीक है, अब आपको कौन सा वाला फॉलो करना है, पैटर्न्स होते हैं, टेबल्स है, देखो ABCDE समझना ये। ठीक है, कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस बताओ कितने, 470, कितने चैप्टर्स है, कितने शेड्यूल है, तो इन्होंने बोला किस शेड्यूल की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 मैं आपको खोल के दिखाऊंगी एमसी की वेबसाइट में जाकर। ठीक है, शेड्यूल 1 में दे रखा है, टेबल ए दे रखा है BCDE। एक्चुअली में अलग अलग टाइप की कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड, ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। तो इन्होंने कहा कि आपकी कौन सी कंपनी है, प्लीज अपनी कंपनी को पहचानो और उस हिसाब से आप मेमोरेंडम जो ऑलरेडी शेड्यूल में दे रखे, ए टेबल, बी टेबल, सी टेबल, जो आपकी कंपनी है उस हिसाब से आप वो फॉर्मेट कॉपी कर लो। क्लैरिटी है? चलिए, तो इन्होंने कहा जो टेबल ए है वो किस पे एप्लीकेबल है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी किस पे एप्लीकेबल है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन क्या लिखा है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं है। तीसरा सी क्या लिखा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल। डी क्या बोलता है, अनलिमिटेड कंपनी लेकिन नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल दिख रहा है ABCD, पूरा का पूरा हम मॉड्यूल बोल रहा हूँ, मेमोरेंडम को जो टेबल ABCD है ये मैं पूरा आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी। तो आप अपनी क्लाइंट के लिए कौन सी कंपनी बना रहे हो, अगर आपकी कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर, तो आपको कौन सा मेमोरेंडम फॉलो करना है, टेबल ए। देखेंगे अपन टेबल ए क्या है। ठीक, चलिए, तो मेमोरेंडम एक तरीके से क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए, मतलब पेज नंबर होना चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा है, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। इतने मोटे मोटे है ना, पूरा का पूरा जो आपकी सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक रहती थी बिल्कुल वैसे नहीं छापना है, आपको पॉइंट वाइज बनाना है, पॉइंट वाइज रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इट शुड ऑल्सो क्या लिखा है, साइन बाय दी सब्सक्राइबर। कौन होते हैं सब्सक्राइबर्स, जो फर्स्ट टाइम कंपनी को रजिस्टर्ड करते टाइम पे जो स्टार्टिंग के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सक्राइबर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने सब्सक्राइबर होंगे, 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने, 2, ओपीसी में कितने, 1। तो उन्हें सब्सक्राइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बाकी सब मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, मैंने कंपनी को 10 साल बाद ज्वाइन किया एज अ मेंबर, तो मैं मेंबर हूं, लेकिन जो स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया था वो क्या है, सब्सक्राइबर। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 लोगों ने ज्वाइन किया, 20 में कोई भी हो सकता है, मिनिमम 7 बोला ना, 20 दोस्त मिलकर भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, तो 20 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा चलिए मेमोरेंडम और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरे क्लॉजेस दे रखे हैं। सबसे पहला क्लॉज क्या होता है, नेम। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस बोलो या सिचुएशन क्लॉज बोलो, दोनों एक ही बात है। सिचुएशन क्लॉज में भी क्या बताएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर क्या है, लाइबिलिटी। फिर क्या है, कैपिटल। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन। पहले बताओ, सीक्वेंस देख लिया, सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, यही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़ेंगे आगे। इन्होंने कहा भैया नेम में क्या होता है, सिचुएशन। देखो सिचुएशन क्लॉज बोलो या फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये हेडिंग दे रखी है। ठीक, इसकी डिटेलिंग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। नाम अच्छे से देख लिया, सीक्वेंस अच्छे से देख लिया, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजे नेम क्लॉज को देखेंगे। नेम क्लॉज में नाम से आपको पता चल जाएगा कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, कैसे पता चलेगा। प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट, लिमिटेड लिखा है तो नाम से समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे। कंपनी का नाम आप ही सजेस्ट करोगे, होगा क्या, क्लाइंट आपको आकर तो बोल देगा, क्या बोलेगा, नाम रखो। ठीक है, अपना एक नाम चुनकर लाएगा और आपको दे देगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करने की कि भाई इस नाम से ऑलरेडी कोई और कंपनी तो नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई कंपनी है तो आपने ये चेक नहीं किया, आपने आरओसी में फॉर्म फिल कर दिया, 1000 रुपीज लगता है। ठीक है, जितने भी आरओसी में फॉर्म भर रहे हो उसकी फीस लगती है ना, तो नेम अप्लाई करने के लिए कितने रुपीज लगते हैं, 1000। क्लाइंट से लोगे 1000, जो क्लाइंट ने नाम बोल रखा है बिना चेक किए डाल दोगे, आरओसी के पास जाएगा, आरओसी चेक करेगा और इसे क्या कर देगा, रिजेक्ट। 1000 रुपए गए। फिर तुम कहोगे फिर से 1000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, 1000 रुपए वापस थोड़ी ना मिल जाएंगे आपके, कुछ रिफंड का थोड़ी ना केस है। तो क्या करते रहोगे, ऐसे ही ट्राई करते रहोगे, नहीं ना। तो पहले क्या करना चाहिए आपको, जो भी नाम है उसे क्या करोगे, चेक करोगे। एमसी की वेबसाइट से नाम चेक हो जाता है, दिखाऊंगी कैसे चेक होता है। ठीक है, आप खुद नोटिस करो, जब मैंने एक बार एमसी की वेबसाइट दिखाई थी तो उसमें नेम सर्च आ रहा था। मैंने जब रिलायंस देखा तो रिलायंस की इतनी सारी कंपनी थी ना, दैट मीन्स रिलायंस नाम आप यूज कर सकते हो क्या, नहीं।
किसी ने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपना खुद का इंसिडेंट बता रही हूँ, ठीक है, मेरे पास जब क्लाइंट आए थे तो उसने बोला था उसे उन्नति नाम चाहिए, अपनी कंपनी का नाम क्या चाहिए, उन्नति, ठीक है। मैंने उन्नति नाम डाला तो उससे 200 कंपनियां थी उन्नति नाम की। अब 200 कंपनी कैसे बन गई उन्नति नाम से, सोचो। एक ही ग्रुप की है क्या, नहीं, एक ही ग्रुप की नहीं है। आज एमसी की वेबसाइट आई है, आज इलेक्ट्रॉनिकली हम चेक कर पा रहे, पहले ये सब नहीं था। तो भाई एक ही नाम से इतनी सारी कंपनी थी, नाटक हो जाता था एक्चुअली में। तो अब क्योंकि एमसी की वेबसाइट ये आ गई है, ये फैसिलिटीज मिल गई है, तो आप ये सब करो। तो जब मैंने उन्नति नाम डाला तो मैंने तो क्लाइंट को बोल दिया कि सर आपको नहीं मिल सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। मैंने कहा सर क्यों ट्राई करवा रहे हो, लग गए पैसे। मैंने कहा अब दोबारा से दो पैसे 1000, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कुछ और नाम चेंज कर दो। एक्चुअल में वो क्लाइंट क्यों चाहता था वो नाम, क्योंकि उसकी बेटी का नाम उन्नति था, ठीक है। ऑब्वियसली सब यही सोचते हैं, लेकिन अब कॉमन नेम है, क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई और नाम है जो उससे बुलाते हो, तो उन्होंने बोला मैं घर पे उसे प्यार से बोलता हूँ उन्नू। मैंने उन्नू डाला, उन्नू नाम से कुछ भी नहीं था, और ये नाम मैंने अप्लाई किया और एक्चुअली में उन्नू नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, क्योंकि इतनी अजीब सा नाम था ना, किसी ने रखा ही नहीं था। तो होता ये है कि आपको थोड़ा यूनिक नेम तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेम नाम से तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी है। तो क्लाइंट को आपको सजेस्ट भी करना पड़ेगा, उसको आइडियाज देने पड़ेंगे ताकि अलग से अलग नाम हो, या फिर कुछ अंदर इंटरचेंज कर दो। लेकिन कभी भी ऐसा इंटरचेंज नहीं करना है कि कोई फेमस कंपनी से आपका नाम रिलेट हो जाए। अदरवाइज किसी फेमस कंपनी ने अगर केस मार दिया कि भाई इसने तो हमारे जैसे नाम बना दिया है, हमारे नाम पे गुडविल खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको फिर वो नाम बदलना पड़ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही क्या करो, नाम ऐसा रखो जो कि किसी से रिलेट ना करता। तो आ जाइए पढ़ते। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, द नेम स्टेट इन द मेमोरेंडम। जो भी नाम आप मेमोरेंडम में लिखोगे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट, क्या लिखा है, आइडेंटिकल और रिसेंबल टू नियरली ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसी के जैसे सिमिलर नहीं होना चाहिए। उसी को ही क्या कर रहे हो, रिसेंबल कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे बस कर दो, लेकिन है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, रिलायंस के आगे मैंने कुछ और लगा दिया, रिलायंस लगा दिया, इन लगा दिया, या पीछे कुछ लगा दिया, रिलायंस फुलनेस लगा दिया। तो इन्होंने कहा भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना है जो क्या हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, या फिर क्या लिखा है, रिसेंबल। रिसेंबल मतलब आप एक दो वर्ड्स हटाकर कुछ कनेक्ट कर दे रहे हो, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। चलिए, नॉट यूज बाय द कंपनी, ऐसा वर्ड मत यूज करो जो एज पर लॉ क्या हो, ऑफेंस हो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस, लॉ के अगेंस्ट हो, लॉ की नजरों में ये अपराध हो, ठीक है। या फिर लॉ की नजरों में ये क्या हो, अनडिजायरेबल हो, ऑन द ओपिनियन ऑफ द सीजी, या फिर एज पर लॉ अगेंस्ट है, या फिर सीजी के अगेंस्ट है। ये क्लैरिटी है, आपको ऐसा नाम नहीं रखना है। चलिए, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3। हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं। वापस से हम सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं, जो कि मेमोरेंडम की बात करता है। अब हम डिटेलिंग में जा रहे हैं। मेमोरेंडम का जो सबसेक्शन 1 है वो आपको क्लॉजेस बताता है कि पहले नेम होता है, सिचुएशन होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है, लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये 6 क्लॉजेस है, ये सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल और रिसेंबल नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी। और क्या लिखा है साथ में उन्होंने, एज पर लॉ ऑफेंस नहीं होना चाहिए, और एज पर गवर्नमेंट ओपिनियन वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अब हम सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, विदाउट प्रेजुडाइज ऑफ दिस सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ये देख लिया। उन्होंने कहा उसको तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी शेल नॉट रजिस्टर विद द नेम ऑफ विच कंटेंट। इन्होंने कहा कि इस नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एनी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन गिवन द इंप्रेशन कनेक्टेड। आप कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो जिससे जिससे क्या लग रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कोई गवर्नमेंट या फिर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नई कंपनी बना दी जिसमें मैंने लिख दिया भारतीय जनता पार्टी लिमिटेड। नाम से क्या समझ में आ रहा है, किसकी कंपनी है, बीजेपी की लग रही है हमें, है ना। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, भैया आपको ऐसा नाम नहीं लिखना है जो क्या इंप्रेशन डाल रहा हो कि आपका कनेक्शन है, किससे कनेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट से। तो ऐसे नाम आपको यूज नहीं करने, ठीक है। ऐसा वर्ड एक्सप्रेशन नहीं लिखना है जो रूल 8 में प्रिस्क्राइब्ड है। एक्चुअल में रूल 8 में पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट में ये लिखा है कि भाई आप ये वर्ड नहीं लिख सकते जिससे आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से लोगों को मिसलीड कर रहे हो। आप ऐसा नाम लिख रहे हो जो एक्चुअल में आप हो भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आईटेक्स की बात करूं तो आईटेक्स की पूरी
हाँ ये शॉर्टकट है, उसका एक फुल फॉर्म है। उस फुल फॉर्म में जब आप जाओगे तो कहीं ना कहीं नाम से क्या रिलेट होता है कि भैया कंपनी एजुकेशन लाइन में है, टीचिंग लाइन में है, क्या बात समझ में आ रही है? तो हम अगर अपना नाम कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे समझ में आ रहा है हम टेक्सटाइल बिजनेस में और काम हम टीचिंग का कर रहे हैं, तो कैसा कोई नाम लिख सकते हो? नहीं। तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया भैया रूल 8 में पूरी प्रिस्क्राइब कर रखी है, ऐसा नाम तो आपको कभी भी लिखना नहीं है। अनलेस आप एक बार क्या ना कर लो, सीजी से अप्रूवल ले लो, आपकी मजबूरी है, आप शायद वो काम आगे चल के करो या जो भी कुछ है, सीजी ने अगर अप्रूवल दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 3 समझ में आया? सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? अ पर्सन मे मेक एप्लीकेशन रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब नाम डिसाइड हो गया, कहां अप्लाई करेंगे नेम के लिए? आरओसी के पास। बीइंग अ सीएस, पहले क्लाइंट आएगा, प्रैक्टिकली बात कर रही हूं, पहले क्लाइंट आपके पास आएगा, जो भी नाम होगा आप क्या करोगे? सर्च में डालोगे, सर्च में डाल के अगर आपको वो नाम मिल जाता है कि हाँ ये नाम सही है, ये रिजेक्ट नहीं होगा, तो अब आप क्या दोगे? एप्लीकेशन दोगे। किसे एप्लीकेशन दोगे? आरओसी को। ठीक है, एक फॉर्म है स्पाइस, स्पाइस प्लस है, पहले स्पाइस हुआ करता था, अब वो क्या हो गया है? स्पाइस प्लस। फॉर्म अपडेट होता रहता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है हमारा इंस्टीट्यूट भी, ठीक है, तो एमसी और इंप्रूव हो रहा है। तो स्पाइस प्लस एक फॉर्म है, स्पाइस का पूरा फुल फॉर्म देखो, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस, वो जो प्लस साइन है, ठीक है, आईएनसी या फिर 32 भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आईएनसी 32। स्पाइस प्लस बोलो या फिर आईएनसी 32 बोलो, दोनों नाम से। अगर आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है आपको, तो आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, आपको फिल करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंपनी का नेम, ठीक है। फॉर द चेंज ऑफ द नेम, मान लो आपकी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, 10 साल आपकी कंपनी ने काम कर लिया, अब डायरेक्टर आकर बोलता है कि हमें कंपनी का नाम बदलना है, तो दोनों कर सकते हो, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, न्यू बना रहे हो, तो स्पाइस प्लस की जरूरत पड़ेगी, या तो आप कंपनी न्यू नहीं बना रहे हो, कंपनी पुरानी हो चुकी है, अब आप बीच में आके कंपनी का नाम बदल रहे हो, क्या बदल सकते हो? हाँ। अगर आप जियो कंपनी का नाम अभी देख रहे हो तो वो स्टार्टिंग से जियो कंपनी नहीं थी, 3-4 बार उसने नाम बदला अपना, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने बोला कंपनी का नेम अगर बदलोगे तो आपको एमसीए की वेबसाइट में जाना है और क्या देखना है? रन। रन का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व यूनिक नेम। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उसको आप भरिए फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास। तो इन शॉर्ट, न्यू कंपनी को लेकर नेम अप्लाई करोगे, ओल्ड कंपनी को लेकर क्या करोगे? नेम को चेंज करोगे। यहां तक चीजें क्लियर है? वापस सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरेंडम का मीनिंग समझ में आया? पक्का? अब आ जाओ, कौन सा? 4 का 5 देखेंगे, उसमें भी 1 दे रखा है। चलिए, रिजर्व द नेम ऑफ द पीरियड। वापस से एक न्यू कंपनी एक ओल्ड कंपनी, हम पैरेलली पढ़ रहे हैं। न्यू कंपनी को लेकर नेम रखा जाएगा, फर्स्ट टाइम रखा जाएगा। ओल्ड कंपनी को लेकर नेम चेंज किया जाएगा। जब हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन कौन दे रहा होगा? ऑब्वियसली खुद सोचो प्रैक्टिकली कि क्लाइंट आया आपके पास, कंपनी अभी रजिस्टर थोड़ी ना हुई है, इनकॉर्पोरेट थोड़ी ना हुई है, अभी तो आप नाम जाएगा ना, पहले नाम आपने अभी अप्लाई किया 1000 रुपीज के साथ, गया आरओसी के पास, आरओसी के पास जो नाम आएगा तुरंत आपको ईमेल आ जाएगा कि भाई ये जो नाम है ये आपको हम क्या दे रहे हैं? अप्रूवल दे रहे हैं, नेम की हम अप्रूवल दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब न्यू नेम मिलता है तो 20 डेज के लिए वो रिजर्व रहता है। कितने डेज के लिए रिजर्व रहता है? 20 डेज के लिए। आरओसी ने अब जो नाम आपको दे दिया वो 20 दिन तक रिजर्व रखेगी आपके लिए। मतलब आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है? एक्शन लेना है। मतलब क्या करना है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। अभी आपने क्या किया है? नाम अप्लाई किया है और डॉक्यूमेंटेशन दिया है। अब आरओसी भी तो चेक करेगी ना आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी ये सारे काम जो तक फॉर्मेलिटी चल रही, तो न्यू कंपनी को लेकर बोल दिया ये नेम रिजर्व रहेगा। मान लो किसी और ने सेम नाम से अप्लाई कर दिया, क्या आरओसी उसको वो देगा? नहीं। उसने बोला ये 20 दिन तक इसका है, आप ही का है, जल्दी से कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लो। पहले पुराने जमाने की अगर बात करूं तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज की बात करूं तो नहीं, 1 या 2 दिन में आराम से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लेकिन स्टिल 20 दिन उन्होंने रिजर्व रखा है कि भाई अगर फिर भी डॉक्यूमेंट थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये नाम अभी आप ही को मिलेगा, हमने आपको अप्रूवल दे दी है, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज करिए। लेकिन अगर कंपनी आपकी क्या है? ओल्ड है और आप नेम चेंज कर रहे हो, तो इनके लिए जो रिजर्व पीरियड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। कितने डेज के लिए रहता है? 60 डेज। ये डेटा याद रखना। न्यू कंपनी के लिए अगर आपने नाम अप्लाई किया है तो 20 डेज के लिए रिजर्व रहेगा आरओसी के पास। पुरानी कंपनी है, नेम चेंज किया तो कितने डेज के लिए रिजर्व रहेगा? 60 डेज। चलिए अब रीड करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फटाफट रीड करेंगे। रिजर्व द नेम ऑफ दी फॉर द पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी 1000 रुपीज के साथ नाम अप्लाई किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उन्नू का,
मैंने अप्लाई किया, उन्होंने तुरंत बोल दिया उन्हें नाम आपको मिल जाएगा, फॉर्मेलिटीज करो फटाफट। तो हमने जल्दी से जल्दी कर लिया, हमने 2 दिन में 3 दिन में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, लेकिन स्टिल टाइम लग सकता है। तो वो कब तक रिजर्व रख रहे हैं हमारा नाम? 20 दिन तक, बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए। ठीक है, चलिए चेंज ऑफ इट्स नेम, मतलब कंपनी कौन सी है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कितने दिन के लिए रिजर्व? 60 डेज। 60 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जब उन्होंने बोला हाँ ये नेम आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से आप फॉर्मेलिटीज के लिए, क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी? अब जहां जहां आपका पुराना नाम था वहां वहां क्या करना पड़ेगा? न्यू 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 नेम करना पड़ेगा। अब आपके लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, अंदर के कितने सारे आपके इनवॉइसेस होंगे, ठीक है, बिल्डिंग के आगे भी तो लिखा होगा ना पुराना नाम। तो ये सब क्या कह रहे हैं भैया, हम आपको रिजर्व कर रहे, कितने के लिए? 60 डेज के लिए। क्लैरिटी है? क्यों इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट प्रिवेंट द यूज ऑफ द नेम? नेम को लेके इतने सारे लॉस क्यों हैं? क्या लॉजिक है उनका, बताइए। नाम से क्या लोगों को मिसलीड किया जा सकता है? आराम से। तो इन्होंने बोल दिया है कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है प्रिवेंट द यूज ऑफ द नेम, ताकि पब्लिक को मिसलीड ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अ कंपनी इज नॉट अलाउ, साफ साफ मना करके रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। क्या? एम्ब्लेम क्या होता है? सिंबल, चिन्ह। चिन्ह होते हैं, प्रतीक होता है किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल मैंने अशोका लगा दिया, अशोका से क्या रिप्रेजेंट होता है? सरकार, गवर्नमेंट, जबकि आईटीएस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं। ऐसे सिंबल्स मैं यूज कर रही हूँ जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे जो कि मैं एक्चुअली नहीं हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लोग इससे मिसलीड हो सकते हैं, लोग हमें आसानी से हम पे भरोसा कर लेंगे ये सोच के कि भैया गवर्नमेंट की है तो चलो आ जाओ इसमें पैसा लगाते, इसमें इन्वेस्ट करते, लेकिन एक्चुअली में हम गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं। तो लोगों को मिसलीड ना किया जाए इसलिए नेम को लेकर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। आइडेंटिकल की बात हो रही है, रिसेंबल की बात हो रही है। रिलायंस का नाम अच्छा है, ठीक है, किसी XYZ कंपनी का नाम अच्छा नहीं है, अगर रिलायंस से रख लेगी तो लोगों को धोखा नहीं हो जाएगा कि भाई ये तो वो वाली कंपनी है जो इतने सालों से काम कर रही है, चलो इसमें इन्वेस्ट करे। तो धोखा ना हो, मिसलीड ना किया जाए जनता को, इसलिए नाम को लेकर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लैरिटी है? चलिए अब इन्होंने कुछ केसेस है, केसेस का नाम दे रखा है। जैसे सबसे पहले आपको मेथड लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे केस का नाम दे रखा है, सीधा उसका कंक्लूजन समझेंगे। क्या लिखा है? रजिस्ट्रार को क्या लिखा है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब स्टार्टिंग में ही पहले से इंक्वायरी कर लेनी है नेम को लेकर कि भैया नेम क्या नहीं कर रहा, मिसलीड तो नहीं कर रहा है। ये कंक्लूजन है, खत्म। लेकिन ये हम लॉ में भी तो पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट एक केस दे रखा है टीवी कृष्णा का केस। क्या बोल रहा है? रजिस्ट्रार इज नॉट इलेबोरेट इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बहुत ज्यादा डिटेल में वो इन्वेस्टिगेशन ना करे, अभी ऊपर ऊपर से देख ले। ऊपर ऊपर से कहाँ देख ले? एमसी की वेबसाइट में नाम डाल के देख ले कि भाई इस नाम से तो नहीं है। तो अभी वो जनरल इन्वेस्टिगेशन करेगी, छोटे लेवल में, बहुत ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। लेकिन वो कर सकती है, कब करेगी? जब उसे कुछ भी काम क्या लग रहा हो? अनलॉफुल। ये क्या लिखा है? एक्स फेस से, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब ऑन द फेस मतलब सामने से ही नाम दिख रहा है कि इलीगल है, गलत नाम है। तो अगर नेम अनलॉफुल है, इलीगल है, प्रोहिबिटेड बाय द स्टैट्यूट, मतलब लीगली गलत है, तो फिर आप डिटेल में भी इन्वेस्टिगेशन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रार क्या करेगा? नेम को बस जनरल तरीके से देखेगा, लेकिन अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट होता है कि कुछ गलत जा रहा है, तब वो डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। नेक्स्ट केस क्या देख रहे हैं? एटलस। एटलस की साइकिल आती थी, मालूम है क्या आपको? अभी भी आती है, डंडे वाली। अच्छा, अभी भी आती है, मेरे को नहीं पता। वैसे कंपनी बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है एटलस की, है ना? आपने देखा होगा, वो जेंट्स की मेरे ख्याल से रहती है ना, ब्लैक कलर की, किसे क्या बोलते हैं? कट्टा साइकिल भी बोलते हैं ना शायद उसको कुछ नाम होता है ना? ठीक है, बहुत फेमस नाम है साइकिल में, ठीक है, समझना आप। 2 भाई थे, ठीक है, एक ही फैमिली के थे। ये ध्यान दो उधर। एक ही फैमिली का बिजनेस था, पापा ने बिजनेस मस्त बनाया था। एक बड़ा भाई ने क्या किया? वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड एक कंपनी बनती है स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, नहीं दिख रहा? स्टोरी फिर से अच्छे से समझो। एक ही फैमिली, पापा ने चालू किया, बड़े भाई ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कंपनी कौन सी थी? एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड, ठीक है। अब 2 भाइयों में झगड़े तो हो ही जाते हैं। एक भाई ने झगड़ा कर लिया, अलग हो गया। उसने कहा कि भाई मेरा ही तो फैमिली बिजनेस है, मैं भी एक कंपनी खोलूंगा और उस कंपनी का नाम क्या रखूंगा? एटलस। लेकिन क्या लिखा? एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये लिमिटेड थी और ये क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। पहले कौन सी थी? ये ओल्ड थी और एक ये न्यू थी। कोर्ट में केस गया, एटलस साइकिल ने केस कर दिया। उसने क्या बोला कि भाई ऑलरेडी जब मेरा ये नाम है तो आप कैसे रख सकते हो? लेकिन आरओसी की फैसिलिटी पहले, रन ये सब पहले थोड़ी ना था, है ना? ये तो अब जाके सारी सिस्टम्स हुए। तो उस टाइम पर क्या हुआ?
कंपनी तो बन गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। बाद में जाकर जब एटलस साइकिल को पता चला मेरे नाम से ही सेम साइकिल खुल गई है, तो उसको दिक्कत होने लगी, उसने कोर्ट पे केस कर दिया। ठीक है, केस करने के बाद अब मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि बताओ किसके फेवर में डिसीजन आया होगा? फेवर में आया होगा। क्यों? अब समझो, जनता मिसलीड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। जनता कह रही है जो 50 साल पुरानी कंपनी है हमें उनसे साइकिल खरीदना है, क्योंकि हमें उन पे भरोसा है, वो ज्यादा अच्छा साइकिल बनाती है। अभी आज न्यू साइकिल आ जाती है एटलस, सेम फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, है ना, लेकिन स्टिल जनता किसको प्रमोट करना चाहेगी? ऑब्वियसली जो पुरानी कंपनी है भरोसेमंद है, न्यू कंपनी में ऐसा भरोसा आ जाएगा क्या? नहीं। तो इसके अगेंस्ट आता है और ये कंपनी केस जीत जाती है और बोला जाता है कि एटलस प्रोडक्ट आपको अपनी कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दो भाई थे, एक ही फैमिली के बंदे थे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? लॉ का पर्पस क्या है? जनता तो मिसलीड हो रही है ना, जनता को क्या लग रहा है कि भाई ये तो वही कंपनी है जो इतने सालों से चल रही है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में वो कंपनी है क्या? नहीं। तो जो डिफेंडेंट था ये कौन था? प्लेंटिफ। एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है, और ये डिफेंडेंट था। डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन किया गया बाय द यूजिंग ऑफ वर्ड एटलस। उसने बोला कि एटलस को आपको हटाना पड़ेगा, तो यस वो केस हार जाता है। लॉजिक समझ में आया क्यों कर रहे हैं? ताकि जनता बस मिसलीड ना हो। अब तुम्हारे फैमिली मैटर्स है, तुम्हारा भी इस कंपनी में हक बनता है, वो अब आपका अलग लॉ में केस जाएगा, वहां पर आप लड़ते रहिए। क्लैरिटी है? अदरवाइज तो हमें तो बुरा लग रहा है ना कि भाई तो सेम फैमिली, लेकिन दूसरा केस बनेगा ना, क्या कंपनीज एक्ट में आएगा क्या? वो नहीं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो नाम आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम मिसलीड नहीं करना चाहते जनता को। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है? हेलिफैक्स का केस है। चलिए इसमें सीधा कंक्लूजन दे रखा है, कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली टेल दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार बोले तो आरओसी। कोर्ट किसको बोलता है? कंपनी को बोलता है ना, चेंज करो चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी की बात करेंगे, एटलस प्रोडक्ट, कोर्ट ने किसको बोला होगा चेंज करने को? कंपनी को। क्या रजिस्ट्रार को बोलेंगे आप चेंज कर दो? नहीं। तो कंपनी को बोला जाता है, कोर्ट डायरेक्टली रजिस्ट्रार से बात नहीं करती है। चेंज नेम को लेकर कोर्ट ओनली डायरेक्ट द कंपनी टू डू सो, वो डायरेक्शन देती है कंपनी जल्द से जल्द आप अपना नाम चेंज कर दो। ठीक है, कंपनी नॉट सिंपली फाइल द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसने जो ऑर्डर दे दिया कि भैया नेम चेंज तो नेम चेंज, नहीं, उसको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर प्रोसेस क्या है? आरओसी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, विद फीस देनी पड़ेगी, तब जाके नेम चेंज होता है। तो इसमें दो कंक्लूजन है, दो बातें। पहली बात क्या है? कोर्ट किसको बोलता है? रजिस्ट्रार को बोलता है कि कंपनी को बोलता है नेम चेंज करने को लेकर? कंपनी को, क्योंकि नेम तो डिसाइड कौन करेगी? कंपनी। रजिस्ट्रार अपने मन से कोई भी नाम रख देगा क्या? नहीं, कंपनी को बोला जाएगा। दूसरा कंक्लूजन ये है, जब नेम चेंज होगा तो क्या बस कोर्ट का ऑर्डर दिखा देंगे क्या? नहीं। कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया, रजिस्ट्रार मान जाएगा नेम चेंज? नहीं। रजिस्ट्रार ने साफ साफ क्या बोल दिया? प्रॉपर प्रोसेस से आओ। जब फर्स्ट टाइम नाम चेंज किया था, जब फर्स्ट टाइम नाम रखा था, उस टाइम पे जो भी प्रोसेस फॉलो करी थी, सेम एज इट इज आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर्म भरो, फीस पे करो, उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स बोल रखे वो सारे डॉक्यूमेंट देकर आओ, हम चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, सब सही लगेगा तो हम आपका नाम बदल देंगे। फिर आपका सर्टिफिकेट भी तो बदल जाएगा, क्योंकि अभी जो आपका सर्टिफिकेट है वो पुराने नेम से, अब न्यू नेम से आपका आएगा, तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फटाफट इस कंक्लूजन को रीड करो। हेलिफैक्स का समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? रीड करो। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? खोसला का केस है। पर्सन कैन नॉट बी परमिटेड, क्या लिखा है? पर्सनल नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा सरनेम टाटा है, मेरा सरनेम क्या है? टाटा। तो मेरा सरनेम तो टाटा है, अपने नाम पे मैं कंपनी तो खोल सकती हूँ। तो मैं कहूंगी भाई आरओसी मुझे रोक नहीं सकता। रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? रोक सकता है, क्योंकि इस सरनेम से ऑलरेडी फेमस बड़ी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये आपका भी नाम है तो। पर्सन कैन नॉट परमिटेड, साफ साफ मना कर दिया है, इस नाम पे हम कंपनी खोलने नहीं देंगे आपके पर्सनल नाम से। इफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी इज ऑलरेडी, अगर होल्ड करती है, अगर सेम नाम है, सेम सब कुछ है, स्टिल हम आपको नाम रखने नहीं देंगे, आप नेम बदलो। क्यों? क्योंकि क्या होगी? जनता मिसलीड होगी ना, उन्हें लगेगा वही वाली टाटा कंपनी है। ठीक है, तो हम उस पर्पज से आपको रोक रहे हैं। भले अब सरनेम देखो, जैन सरनेम कितना कॉमन है, अग्रवाल सरनेम कितना कॉमन है, इस नाम से अगर कोई कंपनी खुल जाती है तो बच्चा होने देंगे क्या? कितनी ही कंपनी खुल जाएगी, समझ नहीं आएगा कौन किसकी कंपनी है। ठीक, चले नेक्स्ट। वर्धमान का एक केस है, समझना। वर्धमान ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एक कंपनी को ऑलरेडी वर्धमान रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, दूसरी कंपनी ने भी रख लिया, ये सेम वैसे ही एटलस वाला जैसा है। ठीक
ठीक है। अब मुझे बताओ, एटलस जो दूसरी कंपनी थी उसको नाम चेंज करना पड़ा। जब ऑलरेडी किसी एक ने फर्स्ट रजिस्टर अगर ट्रेडमार्क कर दिया तो बाद वाले को क्या अलाउ किया जाएगा? नहीं। बाद वाले को साफ साफ बोल दे नेम चेंज करो आफ्टर डिलीटिंग द वर्ड। आपको अपने नाम में से क्या करना पड़ेगा? वर्धमान वर्ड हटाना पड़ेगा, जैसे कि उसको एटलस वर्ड के लिए बोला गया था। दैट्स इट। फटाफट पहला केस जो हमने पढ़ा था उसका कंक्लूजन बताओ। स्टार्टिंग में ही चेक कर लो, प्रिलिमिनरी ही क्या कर लो? इंक्वायरी कर लो। सेकंड केस क्या बोलता है? ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत पड़ जाएगी अगर ऑन द फेस ऑफ दी क्या दिख रहा है? अनलॉफुल, इलीगल, प्रोहिबिटेड दिख रहा है। तीसरा केस क्या बोला? सेम फैमिली से भी बिलोंग करते हो तब भी आप सेम नेम रख सकते नहीं हो, क्योंकि पहले एक रजिस्टर्ड हो चुकी है, क्योंकि हमें जनता का विश्वास कंटिन्यू रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? आरओसी के पास कोर्ट आरओसी को नहीं बोलेगी, कोर्ट कंपनी को बोलोगे नेम चेंज, और कंपनी को प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी है, रजिस्ट्रार की प्रिस्क्राइब जो भी प्रोसीजर है। ठीक है। फिफ्थ केस क्या बोलता है कोसला का? आपका नाम से ही अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो और उससे ऑलरेडी नाम है तो हम तब भी खोलने आपको नहीं देंगे। लास्ट केस क्या बोलता है? एटलस वाला है, वर्धमान नाम आप नहीं कर सकते क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनीज है। ठीक। नेम क्लॉज समझ में आ गया। सिचुएशन क्लॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझना। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज भी बोल सकते हैं। सिचुएशन क्लॉज में हमेशा बस एक ही चीज लिखी रहती है, दैट वाज स्टेट। आपकी कंपनी का स्टेट, अगर वो आपकी कंपनी का एड्रेस यहां है तो हम क्या कहेंगे? एमपी में। क्या बात समझ में आ रही है? अगर पुणे में है तो आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? महाराष्ट्र। अगर लिखा है इलाहाबाद तो आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? उत्तर प्रदेश। बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब मेमोरेंडम में फुल एड्रेस नहीं होता है। वापस नाम रहता है नेम क्लॉज में, सिचुएशन क्लॉज में ओनली क्या रहता है? स्टेट। क्यों स्टेट रहता है? ताकि आरओसी आइडेंटिफाई हो सके। इलाहाबाद अगर मैंने बोल दिया यूपी में, दैट मीन्स आपका आरओसी। अगर मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल इंदौर बोल दिया, इंदौर एमपी में है, तो हमारा रजिस्टर ऑफिस क्या कहलाएगा फिर? ग्वालियर। क्योंकि स्टेट बस लिखना होता है, और स्टेट लिखने के पीछे लॉजिक क्या है कि आरओसी आइडेंटिफाई हो सके। तो क्या फुल एड्रेस नहीं देते? देते हैं। जब भी कंपनी आपके इनकॉर्पोरेट हो रही है, अभी तो मेमोरेंडम बस दिया है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, अभी मेमोरेंडम दिया है, मतलब आपने स्पाइस प्लस फॉर्म भरा है, आईएनसी 32 भी बोल सकते हैं। ये फॉर्म अभी हमने आरओसी को दिया है, आरओसी ने हमारा नाम रिजर्व रखा है, किसी और को नहीं देंगे, प्लस सारे डॉक्यूमेंट को वो अभी चेक करे फटाफट। और मेमोरेंडम में लिखा क्या है? हमारा ओनली स्टेट लिखा है। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहां से 30 दिन के अंदर आपको फुल एड्रेस देना पड़ेगा। आरओसी को देना है, लेकिन मेमोरेंडम में तो बस आपको क्या लिखना पड़ेगा? ओनली स्टेट। तो चलिए, सिचुएशन क्लॉज में बस स्टेट लिखा होता है इन विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है। इन्फॉर्म द लोकेशन, आपको फुल एड्रेस देना पड़ेगा, आपको फुल एड्रेस भी देना पड़ेगा। किसको? आरओसी को। लेकिन कब? विद इन दी 30 डेज, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का ये पूरा होल एड्रेस है, दिख रहा है, लेकिन क्या ये मेमोरेंडम में लिखा है? नहीं। ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के बाद। ये एक्चुअल में बहुत डिटेल चीजें आपको बता रही है जो आपको प्रैक्टिकली करना है। मेमोरेंडम में बस क्या लिखना है? ओनली स्टेट। फुल एड्रेस कब देंगे? बन जाएगी कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेम और एड्रेस क्या करना है? पब्लिकली बताना पड़ेगा। आ जाइए। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले नाम एड्रेस, क्या लिखा है? लेजिबल मतलब एकदम क्लियर। और क्या लिखा है? कॉन्स्पिशियस पोजीशन मतलब ऐसी जगह जहां से सबको क्लियरली दिख जाए। वापस, कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस एकदम साफ साफ शब्दों में एक ऐसी जगह पर आपको लगाना है जहां पे सबको दिख जाए। साथ ही में आपको कहां डालना है? अपने बिजनेस लेटर। आपका जो जो बिजनेस लेटर होगा उसमें ये नाम लिखा होगा और विथ एड्रेस लिखा होगा। बिल हेड्स में, लेटर पेपर्स में ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। साथ में उन्होंने क्या बोल रखा है? पेंट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आईटेक्स कंपनी है तो हमने बाहर होर्डिंग लगा के रखी है, तो उन्होंने क्या बोल दिया है? पेंट या फिर क्या हो? एफिक्स। हमने एफिक्स किया है, मर्जी है ना, पेंट करो या फिर एफिक्स करो। क्या? कंपनी का नाम और एड्रेस। अगर आप नोटिस करोगे तो नाम लिखा होता है आईटेक्स का और बाजू में नीचे क्या लिखा रहता है? एड्रेस लिखा होता है। हर कंपनी के नाम के साथ नीचे क्या लिखा होगा? एड्रेस। ये काम आपको करवाना है, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा ना पता है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट करे तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक बार बन चुकी 10 साल 20 साल 50 साल हो गए फिर भी नॉलेज हो जाता है। ठीक है। तो नाम और एड्रेस आपको या तो पेंट या तो फिक्स कराना है। ठीक। चलिए,
इन्होंने क्या बोल रखा है, लैंग्वेज इन दी जनरल यूज इन दैट लोकेलिटी। इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश में तो होना ही चाहिए, और साथ में आप जहां हो रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, महाराष्ट्र में हो तो भाई मराठी, बंगाल में हो तो बंगाली, तो उन्होंने कहा प्लीज उस लैंग्वेज में भी लिख दो ताकि बाकी सारे लोग रीड कर सके। क्लियर है? नेम क्या लिखा है, एनग्रेव्ड मतलब थोड़ा सा उभरा होता है, सील में होता है ना, ऐसे स्टैंप उभरे हुए रहते हैं ना, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, भैया नेम भी एनग्रेव कर दो, किसमें, सील में। इफ एनी क्यों बोल दिया, सील अब कंपलसरी नहीं है। पुराना कंपनीज एक्ट 1956 बोलता था सील होनी चाहिए, न्यू कंपनीज एक्ट बोलता है सील होना अब कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कंपलसरी नहीं तो ऑप्शन है, अगर आपके पास सील है, अगर सील बनाना चाहते हो तो प्लीज सील में भी क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईटेक्स की सील आपको दिख जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे, सिचुएशन क्लॉज, इन्होंने क्या बोल दिया, नाम और एड्रेस, नेम और एड्रेस पब्लिकली दिखना चाहिए। तो कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, बिल्डिंग में तो दिखना ही चाहिए जहां पर हो, है ना। और साथ ही में क्या बोल दिया, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन सब में भी शो होना चाहिए। अगर आपके पास सील है तो सील में भी नेम लिखा होना चाहिए। क्लैरिटी है यहाँ तक, डिटेलिंग है पूरी की पूरी। आ जाइए, नेम एंड एड्रेस क्या लिखा है, ये क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन क्या होता है, तो एक नंबर अलॉट होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक नंबर अलॉट होता है। इन्होंने बोल दिया नेम एड्रेस, काउंट करना, नेम एड्रेस, और क्या लिखा है, सिन, फिर क्या लिखा है, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, इफ एनी है तो प्रिंट होना चाहिए, किसमें, बिजनेस लेटर में। याद करो सीएससीटी में आप लोगों ने सीएससीटी में आपने बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें एक लेटर हेड बताया था मैंने। लेटर हेड में ये सारी चीजें होती है। लेटर हेड क्या होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही होता है कंपनी का, ठीक है, जिसके साथ वो डीलिंग करे तो ऑफिशियल लेटर यूज करते हैं, लेटर हेड। तो बिजनेस लेटर या फिर बिल हेड्स, मतलब आपके इनवॉइस की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी लेटर पेपर है या फिर ऑल इट्स नोटिस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन, उन सब में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। क्या क्या, नाम, एड्रेस, सिन, टेलीफोन नंबर, और क्या था, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सब। नेम प्रिंटेड ऑन दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 19 भी पढ़ा है, पढ़ा है, पुराने जमाने की बात है, अब तो इतना नहीं। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सारे डॉक्यूमेंट में भी प्रिंट होना चाहिए। इन शॉर्ट कंपनी का नाम, पता, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, सिनविन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। बस वो इतनी डिटेलिंग बता रहे, ठीक। कंपनी अगर चेंज करती है अपना नाम ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, अब समझना, हमने अपने कंपनी का नाम बदल दिया तो साफ साफ बोल दिया पेंट और एफेक्स अलॉन्ग विद दी इट्स नेम और फॉर्मर नेम, मतलब उसका नया और पुराना नाम दोनों पैरेलली लिखा होगा 2 साल तक। आज मैं बदल रही हूं तो मुझे आज अपना नया नाम भी और पुराना नाम दोनों कंटिन्यू लिखना है, कब तक, 2 साल तक। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स 1% कंपनी की बात करें, ओपीसी की। अगर मान लो आपकी कंपनी कौन सी है, ओपीसी है, तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है प्राइवेट कंपनी के लिए। ओपीसी कौन सी होती है, प्राइवेट की पब्लिक, प्राइवेट, तो लिखा होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कहा आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ओपीसी है, तो प्लीज ब्रैकेट में, वेरी गुड, क्या लिखा है, मेंशन इन ब्रैकेट बिलो दी नेम, लिख दो भैया ये ओपीसी है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्राइवेट तो है लेकिन कौन सी वाली है, 1% कंपनी, ठीक है। एमसीए ने क्लैरिफाई किया है दैट डिस्प्ले नेम इन दी इंग्लिश इन एडिशन विद दी लोकल लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंग्लिश में तो हमेशा लिखना है और साथ में और एडिशनल लैंग्वेज क्या, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, वर्नाकुलर, जो बोलना है बोलो, मतलब वहां बिलोंगिंग जो भी लैंग्वेज चलती हो। क्लैरिटी है, पक्का। आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस यहाँ पे यूज हुआ था, देखो ये वर्ड दिख रहा है, ये रहा, दिखा, ये टर्म दिखा। इन्होंने क्या लिखा है, हर ऑफिस के बाहर नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए बोला है। इन्होंने कहा कि आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस नॉट मींस आउटसाइड द प्रीमाइसेस, बस प्रीमाइसेस के बाहर लगा दिया, इतना सफिशिएंट नहीं है। समझना, एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग है, उसमें तो बहुत सारे ऑफिसेस खुले रहते हैं ना, तो इन्होंने बोला है कहाँ कहाँ होना चाहिए। इन्होंने बोला है ऑफिस इज सिचुएटेड विद इन अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में तो क्या बोल दिया, डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस रूम भी और इनसाइड द बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट्स का जो मेन रूम है, फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, ये गोयल परिषद आपको बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। हमने दो जगह पे लगाए, एक जो एंट्री करते वक्त ताकि कंफ्यूजन ना हो, और एक बिल्कुल बाहर। तो आपको दो जगह लगाना है, बिल्डिंग के एकदम बाहर लगाना है ताकि उसे देखकर अंदर आए, और अंदर भी 4 कंपनीज है तो सही वाली कंपनी में घुस सको, ठीक है। तो आपको रूम के बाहर, रूम के आउटसाइड और बिल्डिंग के, सॉरी, रूम के इनसाइड, अपार्टमेंट के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह आपको लगाना पड़ेगा। क्लैरिटी है? क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, दूसरी कंपनी के अंदर आप ना घुस जाओ, इसीलिए। चलिए पहले बताओ, नेम और सिचुएशन समझ में आए विद डिटेलिंग। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है, कंपनी के क्या क्या काम होता है, सबसे ज्यादा लोचा ऑब्जेक्ट क्लॉज का ही होता है, सबसे मेन यही होता है, ठीक है। चलिए डिफाइन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेन होता है, क्या क्या काम करेगा। दूसरा क्या होगा, जो इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब मेन काम को करते करते जो छोटी छोटी एक्टिविटी इंटरेक्ट होती है। एनी मैटर कंसीडर, ये इंसिडेंटल की बात करें, नेसेसरी इन दी फर्दरनेस देयरऑफ, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट और जो उससे इंसिडेंटल होता है। चलिए इन्होंने बोल दिया अगर आपने बियॉन्ड द काम किया, दैट मींस आपने क्या किया, अल्ट्रा वायरस। जो अल्ट्रा वायरस वाली बात है वो किस में लगती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही लगती है। अदरवाइज अगर आप वो अल्ट्रा वायरस काम करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इवन द एंटायर बॉडी ऑफ द शेयर कैन नॉट रेटिफाई सच एक्ट। ये बात यहाँ समझने की जरूरत है क्या, नहीं, डिटेल में वहां समझ चुके, पहले हमने इसीलिए समझी ताकि ये बातें समझ में आ जाए। नेक्स्ट एक केस है अटॉर्नी जनरल का, क्या लिखा है, एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंट अपॉन द पावर स्पेसिफाइड एक्ट इज नॉट अल्ट्रा वायरस। वापस एक मेन काम होता है, एक इंसिडेंटल होता है। हमने आईटेक्स का मेमोरेंडम बनाया, उस मेमोरेंडम में लिखा है कि हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। और इंसिडेंटल काम क्या है कि नोट्स वगैरह प्रिंट वगैरह, कॉपी बुक प्रिंट करना, ये भी हमारा इंसिडेंटल काम है। मेन काम तभी हो पाएगा जब ये इंसिडेंटल भी कर पाएंगे हम, तो ये दोनों मिलाकर है। अगर हमने इंसिडेंटल काम किया है दैट मींस हम ये नहीं बोलेंगे कि ये अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि ये क्या है, डीम्ड है कि इंसिडेंटल काम तो हम साथ में कनेक्ट करेंगे ही। तो इन्होंने कहा जरूरी नहीं इंसिडेंटल लिखा हो, मान लिया जाता है डीम्ड है। तो यहाँ पे इस केस का कंक्लूजन यही है कि वो अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। हम मेमोरेंडम में ढूंढने लगे यार इन्होंने तो लिखा ही नहीं है, मेन काम के लिए ये जरूरी है, इसीलिए इसे कवर कर दिया जाएगा, भले अलग से ना लिखा, ठीक। चलिए कॉटमैन का एक केस है, अनेबल द शेयर होल्डर क्रेडिटर्स डीलिंग विद द कंपनी टू नो। कुछ सुना सुना सा लग रहा है बेटा, बस इतनी जितना अंडरलाइन है उतना रीड करो, मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सीधी सी बात। अगर आप किसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो दैट मींस आप उसका मेमोरेंडम पढ़कर आए हो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सारे काम है। तो ये लिखा है अनेबल द शेयर होल्डर क्रेडिटर दोस्त, वो सारे लोग जो भी क्या करें कंपनी के साथ डील करें। हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें एंटरप्राइजेस की रेंज ऑफ एक्टिविटी पता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करें। बाकी घिसी पिटी बातें रिपीट। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, लायबिलिटी क्लॉज में क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग या फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी अनलिमिटेड, हैविंग या फिर नॉट हैविंग। किससे पता चलेगा, मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज से। नेम से पता चल जाएगा प्राइवेट है कि पब्लिक है, ठीक है। फिर उसके बाद सिचुएशन से क्या पता चलेगा, आरओ से पता चलेगा क्योंकि बस स्टेट लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज से क्या पता चलेगा, कंपनी क्या क्या काम करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंपनी की लायबिलिटी से पता चलेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि या फिर नहीं। इट स्टेट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। एक्चुअली में ये मेंशन होता है मेमोरेंडम में, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड। क्लैरिटी है, पूरा मेमोरेंडम रीड करेंगे, एक है सैंपल मेरे पास, ठीक है। फिर क्या है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है, वेरी गुड, ऑथराइज कैपिटल समझते हैं, बचपन में पढ़ते थे, ऑथराइज, सब्सक्राइब, पेड अप, इशूड, ये सारी चीजें पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखी रहती है। मैक्सिमम कैपिटल बोले तो ऑथराइज ही होता है, ऑथराइज को नॉमिनल भी बोलते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स कैसे डिवीजन होते हैं समझना। प्रॉपर लैंग्वेज बोलूं तो मेमोरेंडम में ऐसी लैंग्वेज होती है, देखना ये रीड करूं, द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये कैपिटल क्लॉज में ऐसा ही लिखा होता है। बीइंग अ सीएस आपको भी यही लिखना है। क्या लिखना है कि पूरी की पूरी जो कैपिटल है वो कितनी है, 10 लाख है, 10 लाख रुपये में बता दिया। इन्होंने कहा डिवाइडेड, टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं 1 लाख, और एक इक्विटी शेयर की रुपीस क्या है 10 रुपए, तब जाके हमारा क्या होता है 10 लाख। आपको भी ऐसी लैंग्वेज लिखनी है। हो सकता है आपकी कंपनी में इक्विटी भी हो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो, अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बोथ है तो उसका डिवीजन दोनों का अलग अलग, पहला इक्विटी का लिख दो फिर किसका लिख दो, प्रेफरेंस का। ये आपको एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं जैसे कि आप मेमोरेंडम बना रहे हो। अब मुझे बताओ बना लोगे क्या, पढ़ा तो दिया है, बस प्रैक्टिकली करना है आपको,
ठीक है, चलिए कितने क्लॉज हो गए? 5। क्या नेम क्लॉज चेंज हो सकता है? ऑल्टर हो सकता है? हो सकता है। अब मुझे बताओ क्या सिचुएशन क्लॉज भी ऑल्टर हो सकता है? स्टेट नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे तो नहीं कर चेंज होगा ना। मैं आज एमपी में काम कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं यार मुझे बिजनेस बड़ा करना है, चलो महाराष्ट्र चलते हैं। मैं यूपी में कर रही हूँ, बिहार में कर रही हूँ, चलो बिजनेस बड़ा करना है यूपी में चलते हैं, या कहीं भी चलते हैं, महाराष्ट्र साउथ में जाना है। तो मैं अपना रजिस्टर ऑफिस अगर चेंज कर रही हूँ तो यस सिचुएशन क्लॉज भी चेंज होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। हाँ, आज कुछ और काम करे, कल और बढ़ाना चाहते हैं। देन लाइबिलिटी क्लॉज चेंज कर सकते हो। हाँ, आज कंपनी आपकी लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी वाले बनाना चाहते हो अनलिमिटेड, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन कैपिटल क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, अब मुझे इसको क्या करना है? 1 करोड़ तक पहुंचाना है, बढ़ा सकते हैं। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद कौन सा क्लॉज आता है? क्या सब्सक्रिप्शन क्लॉज बदल जाएगा? जिन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी का साथ दिया है तो हम क्या बोलेंगे? अब हम स्टार्टिंग में थे क्या? ये बात तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी ऑल्टर नहीं होता है। चलिए, ईच सब्सक्राइबर मस्ट स्टेट, क्या लिखा होता है? सब्सक्राइबर का नाम भी लिखा होता है और उसके पैरेलली क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो पब्लिक कंपनी और 7 सब्सक्राइबर है, हर सब्सक्राइबर के पास एक एक शेयर तो होना चाहिए, तो प्लीज बताओ उसने कितना शेयर्स लिया है। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बताइए और साथ में वो क्या करेंगे? साइन भी करेंगे। और क्या लिखा है? 2 विटनेसेस। एक तरीके से अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, अग्रीमेंट हो रहा है, साइन कर रहे सब्सक्राइबर कि अब हम कंपनी के हैं। ठीक है, तो साफ साफ उन्होंने बोला 2 विटनेस की नजरों में होगा। ठीक है, एक विटनेस आप ही बन जाते हो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, मैंने भी बीइंग अ सीएस बहुत सारी जगहों पे मैं विटनेस बनी हूँ। ठीक है, तुम भी बन जाओगे क्योंकि आप ही के सामने हो रहे हैं ना वो सारे साइन। ठीक, चलिए लिखा क्या जाता है? डिक्लेयर। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी लैंग्वेज यूज होगी। चलो इस लैंग्वेज को रीड करें, क्या लिखा है? रीड करो, बी से लेकर यहां तक फटाफट रीड करो, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है, आई एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर। मेरे नाम के आगे जो नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं ना, मैं उसे अग्री कर रहा हूं कि मैंने इतने शेयर्स लिए और इतना पे भी करूंगा। ठीक है, इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट ऑपोजिट, जो मेरे बाजू में लिखा है रिस्पेक्टिव नेम के साथ। ठीक है, तो इन शॉर्ट सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा क्या होता है? नेम लिखा रहता है, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम लिखा होगा, मेरा एड्रेस, मेरे डिस्क्रिप्शन बताया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे में कोई स्पेशलाइजेशन है तो ठीक है, ऑक्यूपेशन मेरा काम क्या है, अगर कुछ स्पेशल काम करते हो तो बता दो, अदरवाइज बिजनेसमैन जनरली हम लिखते हैं कि बिजनेसमैन है। ठीक है, सिग्नेचर, नंबर ऑफ शेयर्स लिखो और सिग्नेचर करेगा अटेस्ट बाय दी विटनेस। 2 लोग के साइन होंगे, एक कौन साइन करेगा? खुद सब्सक्राइबर और फिर विटनेस। ठीक है, 2 विटनेस रहेंगे, 2 विटनेस की नजरों में ये पूरे पूरे 7 सब्सक्राइबर साइन करेंगे। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। पहला क्या? ईच सब्सक्राइबर के पास एटलीस्ट 0 शेयर के साथ क्या वो सब्सक्राइब करेगा? सब्सक्राइबर फिर कहेगा वो। ठीक है, ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट ऑपोजिट इज नेम विथ नंबर ऑफ शेयर, नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर उसका ऑक्यूपेशन लिखा होगा, क्या काम करता है, फिर साइन करेगा विटनेस। दैट्स इट। तो एक तरीके से डिक्लेरेशन देगा और ये पूरा हमारा मेमोरेंडम होता है ओवर। क्लियर है? देख ले एक बार मेमोरेंडम, आ जाओ। ये 21 क्यों लिखते हैं एमसी 21 में? चलिए चलते हैं। होम दिख रहा है, अबाउट एमसी दिख रहा है, एक्ट्स एंड रूल। आपको कंपनीज एक्ट में जाना है। ठीक है, चलिए मैं एक्ट्स एंड रूल्स में क्लिक करती हूँ। ये दिख रहा है आपको, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, एलएलपी पार्टनरशिप दिख रहा है, पार्टनरशिप, सिंगल, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्टी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये सारे एक्ट है, आप जब चाहे इनको देख सकते हैं। हमें कौन सा देखना है? कंपनीज एक्ट। चलिए, कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शन 470, टोटल चैप्टर 20, ये 29 है, क्या पढ़ पाते हो? रोमन नंबर। ठीक है, चलो शेड्यूल कितने थे? 7 थे। चलिए, दिख रहा है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम लिखा है और आर्टिकल लिखा, और क्या लिखा है? टेबल ए, फिर टेबल बी, सी, डी, ई। अब मुझे बताओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? तो आपने अपने क्लाइंट
के लिए जब कंपनी बनाओगे तो पूछोगे ना भैया कि आपको कौन सा चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर गारंटी, पहले उसको एक्सप्लेन भी कर देना क्योंकि शायद उसे बताई ना हो, ठीक है, फिर उसे सजेस्ट करना। चलिए हमारे काम का कौन सा है, टेबल ए, चले टेबल ए, चलिए ये टेबल ए, हमेशा ऐसे लिखा रहेगा, आपको कुछ नहीं कॉपी करना है। शेड्यूल 1 सी सेक्शन 4 एंड 5, सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं अभी, सेक्शन 4 क्या बोलता है, मेमोरेंडम, 5 आगे आर्टिकल आएगा, अभी हम लेकिन मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं। टेबल ए के नीचे क्या लिखा है रीड करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब अगर टेबल बी होगा तो लिमिटेड बाय गारंटी लिखा होगा, ऐसा हेडिंग लिखी होगी। सबसे पहला क्लॉज किसका होता है, नेम, अब रीड करो, द नेम ऑफ द कंपनी इज एबीसीडी, लिमिटेड है या फिर प्राइवेट लिमिटेड, अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, नेम क्लॉज भर लोगे, सिंपल है ना। दूसरा क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएशन, क्या लिखा होता है, फुल एड्रेस कि बस स्टेट, स्टेट ना, रीड करो, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, जो लिखना है लिखो। दूसरा क्लॉज भी भर लोगे। प्रैक्टिकली काम आसान है ना, पढ़ना मुश्किल है, सीएस का एग्जाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रखनी होती है, इसमें तो बस भरना है ना हमें, ठीक। थर्ड क्लॉज किसका था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मैंने दो चीजें बताई थी, एक था मेन और दूसरा क्या था, इंसिडेंटल। इसमें बहुत मोटे मोटे पैराग्राफ लग जाते हैं, लेकिन हमने एक सिंगल पैराग्राफ में काम करना है क्या, नहीं, बहुत सारे पेजेस होने चाहिए, नंबर्ड होने चाहिए और अलग अलग पैराज होना चाहिए, ये पढ़ा ना हमने। रीड करो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट टू बी परस्यू बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन आर, उसके बाद डैश छोड़ दिया। अब सबका अलग अलग होगा ना, अपने मन से भरोगे भाई, बिजनेसमैन वो जो क्लाइंट क्या काम करवाना चाहता है। फिर द मैटर विच आर नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑब्जेक्ट, उसमें भी क्या लिख दिया, आर, मतलब ये किसी बात कर रहा है, इंसिडेंटल भी लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक मेन होता है और एक इंसिडेंटल होता है, तो इसलिए थर्ड में क्या लिखा है, ए और बी भी लिखा है, ठीक है। छूट सकता है लेकिन वो डिम मान लिया जाएगा, छोटी मोटी चीजें छूट जाए तो चल जाए, लेकिन इंसिडेंट में बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें तो लिख दो, ठीक है। थर्ड आ गया, फोर्थ क्या था, अब हमने टेबल ए ही निकाला है तो ये कौन सी कंपनी होगी, लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी किसकी थी, गारंटी, हैविंग कि नॉट हैविंग, नॉट हैविंग। तो जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना ये बदलता जाएगा, मतलब क्लॉज जो नेम है, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट है, ये सारे टेबल में क्या होगा, सेम होगा। चेंज क्या होगा, फोर्थ वाला लाइबिलिटी क्लॉज, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना ये तो। रीड करो, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, दिस लाइबिलिटी लिमिटेड ऑन द अमाउंट, क्या लिखा है, अनपेड, 10 रुपए का शेयर है, मैंने 6 किया है तो मेरी लाइबिलिटी कितनी की, 4 की, इफ एनी है तो बाय द शेयर हेल्ड बाय देम, खत्म इतना। अभी मैं गारंटी वाला भी पढ़ाऊंगी तुम लोग को, ठीक है। फिफ्थ में क्या था, कैपिटल क्रॉस था, उसमें लिखा था एग्जाम्पल में 10 लाख था पूरा, फिर हमने बताया था 1000 है और पर शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपए। रीड करो और फिल द ब्लैंक्स। पहले में क्या आएगा, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख रुपीज, फिर डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर और ऑफ 10 रुपीज ईच, भर लोगे क्या। ये पूरे शेड्यूल में फॉर्मेट दे रखे हैं, चाहे शेड्यूल 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी जितने भी 7 8 शेड्यूल्स है हमारे, ठीक है। इन शेड्यूल्स में फॉर्मेट दे, बस आपको फिल करना है, क्लैरिटी है। चलिए 6 क्या था, सब्सक्रिप्शन क्लॉज था। अब देखो ये वी से लेके कुछ रीड किया लग रहा है, अभी एक लैंग्वेज रीड करी थी, सेम वही, यही आपको बनाना है, एक पेज आपको निकालना है, उसे प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहला कॉलम रीड करो, नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन ऑक्यूपेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। तो नाम बताओगे, फिर उसका एड्रेस, फुल एड्रेस देना पड़ेगा। सब्सक्राइबर का नाम लिखा मिस्टर ए, उसका पूरा पता लिखा, उसके बारे में डिस्क्राइब किया, मतलब पूरा पता लिख दिया, और ऑक्यूपेशन लिख दोगे, क्या है कि भैया वो क्या काम करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बस नाम ही लिखना, सॉरी एड्रेस लिखना है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दोनों को मिला के बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, एड्रेस लिख दिया पूरी डिटेलिंग में, वही उसका डिस्क्रिप्शन है, ऑक्यूपेशन के साथ जो आप बताओगे कि ये बंदा क्या धंधा करता है, ठीक है। अब कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, पब्लिक कंपनी होगी तो कितने लिखेंगे सब्सक्राइबर, 7, प्राइवेट कंपनी होगी तो 2, क्या बात समझ में आ रही है। चलिए सेकंड कॉलम देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर, एटलीस्ट एक तो देना पड़ेगा सबको। फिर क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर, फिर क्या लिखा है, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन किसका, विटनेस के, 2 विटनेस के साइन चाहिए, मिनिमम 2 विटनेस, मर्जी है तो ज्यादा करवाओ लेकिन 2 ही करवाओ। दो विटनेस होना चाहिए, और ठीक है एक बार रीड कर लूंगी मैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, साइन बिफोर मी,
मेरे सामने, तो वो भी साइन करेगा और ये लोग भी सब साइन करेंगे, सबके साइन तो यहाँ पे होने चाहिए। हाँ, विटनेस में एक ही का साइन होता है, ठीक है। चलो, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अब मान लो आप हो विटनेस, मान लो कौन है विटनेस, आप हो, तो आप अपना नाम लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे। डिस्क्रिप्शन ऑक्यूपेशन एक ही एक तरीके से क्या डिस्क्राइब करोगे आप, सीएस हो लिखना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी हो बताओगे, ऑक्यूपेशन भी तो बताओगे अपना, ठीक है। चलो, ये सारी डिटेलिंग यहां पे ये खत्म। अब नीचे ध्यान दो, रीड करो, मुझे बताओ क्या क्लिक हो रहा है, क्या लिखा है। I whose name, address and given below the desired forming this is applicable in case of the 1% company। अब मुझे बताओ 7 की लिस्ट हमने पढ़ी, 2 की लिस्ट पढ़ी है, तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी में लगेगा ना, लेकिन अगर ओपीसी है तो एक ही होगा, तो एक ही के लिए ये इंसर्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो ओपीसी के लिए थोड़ा सा चेंज, क्लैरिटी है। अभी कौन सा शेड्यूल देखा, शेड्यूल 1 का कौन सी टेबल, ए। बी में जाऊं, चलिए, बी दिख रहा है लिखा, नीचे रीड करो क्या लिखा है। एमओ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नेम क्लॉज सेम होगा, सिचुएशन क्लॉज सेम होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज सेम होगा, क्या चेंज होगा, रीड करो क्या लिखा है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लिमिटेड तो है ना, इन्होंने इसका एक्सटेंशन दे दिया, मतलब उन्होंने जबरदस्ती एक और पॉइंट बना दिया, 4 के साथ एक 5 बना दिया। 5 में क्या लिख दिया है कि कंपनी के मेंबर जो है अंडरटेक द कॉन्ट्रीब्यूट, क्यों, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और गारंटी का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगा, तो मैं इतना अमाउंट दूंगा। अब एक बार रीड करो पहला पॉइंट, रीड करूं मैं, टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप while he is a member within the 1 year after he ceased to be member for a payment of the debts and liability। ये क्या बात बोल दी, उन्होंने कहा मैं मेंबर हूं, अगर कंपनी वाइंड अप हो गया और मैं मेंबर हूं तो मैं लाइबल हूं, किसके लिए, जो मैंने अमाउंट के लिए गारंटी दे रखी है, क्लियर है। या फिर मैंने कंपनी से मेंबरशिप अपनी छोड़ दी, वहां के 1 साल तक में अगर कंपनी क्या हो जाती है, वाइंड अप हो, तो भी मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं कंपनी का मेंबर थी, कंपनी कौन थी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी, 10 साल पहले मैंने छोड़ा है, 10 साल बाद कंपनी वाइंड अप होती, क्या वो मुझसे पैसा मांग सकती है, नहीं, वो उनसे मांगेगी जो वो अभी जो कंपनी के अभी मेंबर है करंट में, और उनसे मांगेगी जिन्होंने बस अभी अभी छोड़ा है विद इन 1 ईयर। क्लैरिटी है, रीड करो फिर से। टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाउंड अप, ठीक है, व्हाइल ही इज अ मेंबर, मेंबर मतलब अभी करंट मेंबर है, और within the 1 year after he ceased to be member for the payment of debts and liability of the company or such debts liability as may be accepted in member and because this ठीक है, such amount as may be required not exceeding rupees, मतलब वो एक अमाउंट लिख देगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने के भी देना है। क्लैरिटी है, तो उन्होंने लाइबिलिटी का क्लॉज में लिख तो दिया लिमिटेड है, और 5th पॉइंट एक बना दिया जो उससे कनेक्टेड है, क्लियर है। चलिए 6th क्या था क्लॉज, सॉरी लाइबिलिटी के बाद क्या था, कैपिटल था, लेकिन यहां ऊपर क्या लिखा है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कि नॉट हैविंग, तो जब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो है ही नहीं, बता रही मैं, अब शेयर कैपिटल नहीं है बता रही, ठीक है, तो ये क्लॉज भी नहीं आएगा। क्या सब्सक्रिप्शन क्लॉज आएगा, हाँ आएगा कि नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन ये तो आएगा। सब्सक्राइबर में क्या लिखा है देखो, नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन और क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर, लेकिन अब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, शेयर है क्या, जब शेयर नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्या ऐसी कंपनी भी होती है, हाँ ऐसी कंपनी भी होती है। उन्होंने क्या बोला, अभी कोई पैसा नहीं है, बाद में, कब, वाइंडिंग अप के टाइम पर। क्या बात समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइबर तो है, ये बस सब्सक्राइबर क्यों है, कल को पैसा देंगे, आज नहीं दे रहे, कल को पैसा देंगे आज नहीं, ये लेकिन मेंबर्स होते हैं। हाँ, कंपनी के पास शेयर्स नहीं है, लेकिन ये कंपनी के मेंबर नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे मेंबर, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट किसकी है, वाइंडिंग अप टाइप की है। ऐसे आपको जिसको जो पैसा लगाना है लगाओ, बिजनेस चलाओ, इसीलिए ऐसी कंपनी थोड़ी रेयर होती है। सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी है, 90% कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी देख रहे हो शेयर्स है ना, तभी तो डील कर रहे हो, ये वाले आपस के लोग करते हैं। क्लैरिटी है, ऐसे बाकी की वगैरह वगैरह। अब सारी चीजें रीड करके आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। बनवाऊंगी तुम लोगों से मेमोरेंडम। हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, 2 मिनट पहले छोड़ूंगी ना नहीं पढ़ा रही हूँ, बस मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ। क्या लिखा है हेडिंग,
पहले मेन मेमोरेंडम बना दो, बना दिया, क्या क्या ऑल्टर हो सकता है, पूरे के पूरे 6 क्लॉज। नेम क्लॉज हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है, रजिस्टर जिसको सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं ऑल्टर हो सकता है, कैपिटल क्लॉज हो सकता है, लाइब्रेरी क्लॉज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑल्टर नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, अगर मेमोरेंडम को ऑल्टर कर रहे हो, क्या लिखा है, जनरल मीटिंग कराओ और क्या पास कराओ, व्हाट डू मीन बाय एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। टोटल कितने क्लॉजेस को ऑल्टर करना सीखना है आपको, 5, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। 5 में से 4 जो आपके क्लॉजेस है उनको ऑल्टर करने के लिए आपको क्या पास करवाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन कैपिटल क्लॉज एक लौता है जिसमें ओआर से भी काम चल जाएगा। व्हाट डू मीन बाय ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कितने लोग की वोटिंग चाहिए, 51%। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा नाम बदलना है तो हमें 75% लोग के यहाँ चाहिए, सिचुएशन बदलना है तो 75, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट बदलना है तो 75, लाइबिलिटी बदलना है तो 75, लेकिन अब क्या बदलना है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है। तो उन्होंने कहा भैया पैसे ही चाहिए ना, मेंबर तो हमेशा यहाँ बोल देंगे, जल्दी यहाँ बोल देंगे, इतना कोई नाटक नहीं होगा, तो हम ओआर से काम चलाएंगे। तो आपको याद ये रखना है, ये एक तरीके से मैंने आपको जनरल ट्रिक बता दी, अब एक एक में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ओआर किस में जरूरत है, कैपिटल क्लॉज में, बाकी सब में किससे काम चल जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर क्या चेंज कर रहे हो, मेमोरेंडम। अगर आर्टिकल चेंज कर रहे हो तो क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इन शॉर्ट मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों को चेंज करने के लिए हमें मेंबर्स की एसआर की जरूरत है, एक्सेप्ट मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज। ओआर से भी काम चल जाएगा। आज की सभा समाप्त।